Good morning, students and my dear friends. Today is 24th of August 2022, Wednesday. Motivation of the day is No masterpiece was ever created by a lazy artist. आज के डिस्कशन में हम ये 11 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। एससी बेनामी लॉ कांट अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कल एक रूलिंग में बेनामी एक्ट को लेकर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है। एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अमेंडेड बेनामी एक्ट विच केम into effect on November 2016 cannot be applied retrospectively. It means 2016 में जो बेनामी एक्ट अमेंडमेंट लाया गया था उसके पास से जो बेनामी एक्ट 2016 एप्लीकेबल है, उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जो भी प्रोविजंस हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप को लेकर के, उनको रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता एज़ पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा कुछ और प्रोविजंस को भी स्ट्रक डाउन कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहते हुए कि ऑल दोज प्रोविजंस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो कुछ प्रोविजंस जो कि बेनामी एक्ट के तहत बेसिकली जो इनपर्सनमेंट्स और पेनाल्टीज से रिलेटेड है, जहाँ पर ये कहा गया था कि 3 साल का जेल टर्म्स या पेनाल्टी होगी अगर उस पर्टिकुलर प्रोविज़न में वॉयलेशन होता है, तो उस कुछ प्रोविजंस को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल और वॉइड सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोविज़न के, जेल प्रोविज़न के स्ट्रक डाउन होने के बाद से जो इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, जो जिन पर बेनामी एक्ट के तहत जो केसेस चल रहे थे, उन्हें कुछ रिलीफ मिल सकता है। तो जो हार्श पनिशमेंट पहले अमेंडमेंट के तहत इसमें लाए गए थे, उनको फ़िलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। और इसके अलावा बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से के इम्प्लीमेंटेशन से पहले जो भी एक्शन गवर्नमेंट ने लिए थे, उनको भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, या जो भी एक्शन बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 से पहले लिए गए थे, जिन पर केस चला था, उन सारे केसेस को भी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। एंड दीज डिसीजंस और दीज वर्डिक्ट्स बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विल डेफिनेटली प्रोवाइड अ वेरी मच रिलीफ टू सर्टेन इंडिविजुअल्स एंड द कंपनीज ऑन प्रॉपर्टी एक्विजिशन एंड ओनरशिप। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या आर्ग्यूमेंट दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि जिस पर्टिकुलर एक्ट को अमेंड करके 1988 के एक्ट को अमेंड करके जो नया बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 लाया गया है, इसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि सिविल जो नेचर के केसेस हैं उनको क्रिमिनल प्रोविजंस के तहत पेनलाइज किया गया, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अलावा कुछ अनफेयर एक्सरसाइजेस भी इन प्रोविजंस के तहत इंटेंड करी जा सकती हैं, जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। और इसके अलावा कोई बहुत स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स या एडिक्वेट सेफगार्ड्स प्रोवाइड नहीं किए गए हैं इंडिविजुअल्स और कंपनीज को जिनके ऊपर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत केस चल रहा है। तो इन सारे आर्ग्यूमेंट्स को देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये एक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं किया जा सकता ऐसे किसी भी ट्रांजैक्शंस पर जो कि सितंबर 5, 1988 से लेकर के अक्टूबर 25, 2016 तक किए गए हैं। इट मीन्स इससे पहले के कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर हुए हैं तो उनको बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 के तहत डील नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट, जहाँ पर कोर्ट ने डेट्स और मंथ्स तक डिसाइड कर दिए हैं बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को लेकर के। और पहले वाले 1988 में जो एक्ट था, जिसको जो प्रोविजंस था सेक्शन 3(2), उसको जो रिटेन किया गया था, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। नाउ हाईवेज इन विट टू बी ओपन टू रिटेल इन्वेस्टर्स। अगर आप रेगुलरली न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा इनविट के बारे में, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। हालांकि इस न्यूज़ को समझने के लिए इनविट को समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली इनविट होता क्या है। दिस इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इनविट बोलते हैं।
अगर हम बैकग्राउंड से स्टार्ट करें तो इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो इट इज़ दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज़ लॉन्ग टर्म इन नेचर, और लॉन्ग टर्म होने की वजह से यहाँ पर फंडिंग के बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं। इंडिविजुअल जो होते हैं 20 साल, 30 साल, 40 साल, कुछ प्रोजेक्ट्स तो 50 साल तक के, 100 साल तक के भी होते हैं। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इतने लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में अपना पैसा नहीं फंसाना चाहता, तो फंडिंग क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहती है, और बिकॉज ऑफ दिस फंडिंग क्राइसिस इंडिया जैसे कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है वो इम्पैक्ट करता है। इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने इनविट जैसे कई और मोड जो हैं वो प्रमोट किए हैं, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है उसको फंडिंग के जो इश्यूज आते हैं वो ना है, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर एनफ और टाइमली फंडिंग हो सके। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बताएं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो इनविट आर बेसिकली दोज इंस्ट्रूमेंट्स ऑन पैटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसे होता है थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर के किसी एक बड़े एसेट में लगाना, या इंडिविजुअल के बड़े बिग अमाउंट को छोटे छोटे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज़ में इन्वेस्ट कर देना। तो इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड जहाँ पर कई सारे इन्वेस्टर्स मिलकर के एक पूल क्रिएट करते हैं फंड का, और वो पूल एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करता है। तो इसमें एक इन्वेस्टर फंड ना करके डिफरेंट इन्वेस्टर्स फंड करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, one thing, and second thing it also require money for long term purpose, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जो भी गेन होते हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होते इन्वेस्टर्स के लिए, दैट आर लॉन्ग टर्म इन नेचर। पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, फिर वो प्रोजेक्ट ऑपरेशनल होगा, तब जा करके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन ही अपने आप में 20 से 3 साल, 40 साल, 50 साल, 10 साल तक लेते हैं। सो दैट रिक्वायर अ लार्ज और लेंदी इंक्यूबेशन टाइम फॉर इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए इनविट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट जैसे ये इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ने प्रमोट किया था। इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड डिजाइन टू पूल मनी फ्रॉम द डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट इन असेट्स दैट विल प्रोवाइड कैश फ्लो ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और कहाँ से ये कंसेप्ट लिया गया? बेसिकली ये कंसेप्ट यूके और जापान से लिया गया है। So, infrastructure investment trust are investment instruments that work like a mutual fund and are regulated by SEBI in India. तो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा लेकर के मनी को पूल करके एक इनकम जनरेटिंग असेट्स में लगाया जाता है, जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को रिटर्न देते हैं। इसी तरह से होते हैं रिट्स, REITs। हालांकि इनके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इट इज सेम एज इन्विट इंस्ट्रूमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ये तो हो गया इन्विट और रेट्स के बारे में। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने ट्यूसडे को ये अनाउंस किया है कि सेंटर गवर्नमेंट विल बी अप्रोचिंग कैपिटल मार्केट नेक्स्ट मंथ एंड सीक रिटेल इन्वेस्टमेंट इन हाईवेज प्रोजेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड जो भी प्रोजेक्ट रोड, रेलवे, हाईवेज जो भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है जिसके तहत इनविट और रिट्स ऑफर करती है, उसके लिए अब उन्हीं रिट्स को और इनविट्स को और ज़्यादा फंड सस्टेनिंग बनाने के लिए नाउ सेंटर गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री इज़ गोइंग फॉर कैपिटल मार्केट। इट मीन्स ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इनकी लिस्टिंग करी जाएगी कहाँ पर? स्टॉक मार्केट में, जिससे कि ज़्यादा फंड अवेलेबल हो। अभी तक क्या होता था कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेट वर्दी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ये इन्वेस्ट करते थे। अभी जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं थी इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में। तो गवर्नमेंट क्या चाह रही है? गवर्नमेंट चाह रही है कि जो रिटेल सेगमेंट इंडिया में, जो एक लार्ज रिटेल इन्वेस्टर्स का सेगमेंट है जो अनटैप्ड है, जहाँ पर जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, उनको टैप किया जाए। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू लिस्ट दीज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बेसिकली जो रोड, ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के केस में डेवलप किए गए उनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना चाह रही है। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अगर ये रोड और हाईवेज़ के केस में ये अप्रोच सक्सेसफुल हो जाता है तो हो सकता है कि जो अदर इनविट और रिट्स हों रेलवे में, पोर्ट्स में, उनको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए फॉर बेटर फंड अवेलेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। तो
अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जो जो ये फंडिंग मोड हैं, अगर ये स्टॉक मार्केट में, कैपिटल मार्केट में लिस्ट हो जाते हैं, तो डेफिनेटली नाउ दीज मिनिस्ट्रीज और बेसिकली हाईवेज और रोड मिनिस्ट्री जो है उसको ज़्यादा फंड अवेलेबिलिटी होगी, क्योंकि अब वो इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स को का जो सेगमेंट है उसको भी टैप कर पाएगी थ्रू दीज इन्विट्स और रिट्स। और इसके लिए जो रेगुलेटर है दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, इन सब से भी डिस्कशन कर लिया गया है। जो डेलिब्रेशंस हैं वो प्रॉपरली डेलिब्रेशंस हो चुके हैं और पहली बार दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दिस मिनिस्ट्री हैज़ सेट द डेडलाइन और टाइम लाइन फॉर दिस एक्सरसाइज। अभी तक जैसा कि हमने बताया कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, पेंशन फंड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर्स, दे वर इन्वेस्टिंग इन दीज रिट्स एंड इन्विट्स। और बहुत सारे सेबी के रिस्ट्रिक्शंस थे। अगर कैपिटल मार्केट में ये या स्टॉक मार्केट में ये रजिस्टर होते हैं, लिस्ट होते हैं ये इन्विट्स, तो डेफिनेटली जो इन्वेस्टर्स का जो सेगमेंट है, जो पूल है या हम बोलें जो स्प्रेड है, वो बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। इन सारे इन्वेस्टर्स के अलावा अब रिटेल इन्वेस्टर्स, हाउस होल्ड इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जो कैप इन्वेस्टमेंट कैप गवर्नमेंट लगाना चाह रही है, सोच रही है, दैट इज़ 10 लाख, 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं होगा। अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8% का रिटर्न जो है वो दिया जाएगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर को। एक्सपेक्टेड रिटर्न है, डेफिनेटली इट इज़ नॉट गारंटीड, रिस्क आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद दीज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट कह रही कि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स 7 to 8% रिटर्न पा पाएंगे या ले पाएंगे थ्रू दीज इन्विट्स इफ दे इन्वेस्ट इनटू स्टॉक मार्केट। सो दीज आर द एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। लेट अस सी कि इसका कैसे गवर्नमेंट इसको इन्वेस्ट करती है, क्या इन्वेस्टमेंट कैसे लिस्ट करती है, क्या इन्वेस्टमेंट कैप होता है, कितना रिटर्न एक्चुअल मिलता है, कितना रिटेल पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बॉन्ड्स हो या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट हो, दे आर ऑलवेज रिस्की एंड लॉन्ग टर्म इन नेचर। So let us see what will happen in future. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 4 of Business Standard, Commerce Department to form Trade Promotion Body। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट अचीव करने का टारगेट है, कब तक का, 2030 तक के लिए। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है वो मिशन मोड में आ चुका है एंड फॉर दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू फॉर्मेट अ ट्रेड प्रमोशन बॉडी। तो इस टारगेट को 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट के टारगेट को 2030 तक अचीव करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ट्रेड प्रमोशन बॉडी सेटअप करने का डिसीजन लिया है, जिसके तहत इस बॉडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ये होगी कि ये जो प्रमोशन बॉडी होगी दैट विल ड्राइव ओवरऑल प्रमोशनल स्ट्रैटेजी, एक्सपोर्ट टारगेट्स एंड एग्जीक्यूशन एज अ पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज। तो बेसिकली जो ट्रेड प्रमोशन बॉडी होगी ये स्ट्रैटेजीज डिवाइड करेगी, डिफरेंट सेक्टर के लिए टारगेट सेट करेगी, एग्जीक्यूशन के पार्ट को भी देखेगी। अपार्ट फ्रॉम इट इंडिया में का जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी प्रमोशन बॉडी की होगी। डिफरेंट सेक्टर्स और डिफरेंट मार्केट के लिए ब्रांडिंग कैसे करनी है, ऑल अक्रॉस द सेक्टर कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर करना है, जो भी मिशन और विजन इस्टेब्लिश किए गए हैं उनको अचीव करने का क्या क्या मोड हो सकता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स कैसे काम कर रही है। सो ऑल दीज स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव इंक्लूडिंग प्रमोशन, marketing, branding, execution, all these things will be taken care by this trade promotion body. And if you are little bit aware, BCG से कंसल्टेंसी भी करी थी, जहाँ पर 14 वॉल्यूम का एक डोजियर तैयार किया था BCG ने, जहाँ पर रिकमेंडेशन दी गई थी कॉमर्स डिपार्टमेंट को कि कैसे उस एक्सपोर्ट के टारगेट को, ट्रेड के टारगेट को अचीव किया जाए। और उसमें से मोस्ट ऑफ द जो रिकमेंडेशंस थी वो इम्प्लीमेंट हो भी चुकी हैं। और उसी रिकमेंडेशन के तहत यह ट्रेड प्रमोशन बॉडी का फॉर्मेशन भी था। तो एक ट्रेड प्रमोशन बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होने वाली, और हम सभी जान रहे हैं इंडिया भी बहुत सारे मल्टीलैटरल, बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन भी कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ के। उसके लिए एक सेपरेट डिवीजन भी इस्टेब्लिश करने की बात है। हमने डिस्कस भी किया था कि इस कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है इस पर्टिकुलर मल्टीलैटरल बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन डिवीजन को सेपरेट करा। तो और हमने उस समय ये भी डिस्कस किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज़ गोइंग फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑटोनॉमी दी जाएगी।
और इसी के साथ एक और न्यूज़ दी हुई है जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उसको भी हम यही कवर करेंगे। एक्सपोर्ट्स टू बी $470-480 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23 सेज कॉमर्स सेक्रेटरी। तो इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 470 से 480 बिलियन तक जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में अप्रॉक्सीमेटली $420 बिलियन था। तो बेसिकली ये प्रोजेक्शन है इंडिया के एक्सपोर्ट को लेकर के। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर हम ट्रेड डेफिसिट की बात करें जो कि ऑलरेडी 100 बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस कर चुका है इन द फर्स्ट 4 मंथ्स ऑफ करंट फिजिकल ईयर, विल नॉट क्रॉस द डिस्कम्फर्ट लेवल एज पर द सेक्रेटरी। तो ये प्रोजेक्शन है कि इंडिया जो है वो आगे आने वाले टाइम में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख सकता है एक्सपोर्ट के केस में विद कंफर्टेबल लेवल ऑफ ट्रेड डेफिसिट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, नोट टू ओवरसीज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। So Indian companies not in financial services can now directly invest into financial services from abroad such as brokerage, asset management funds, credit cards under the automatic route। तो financial investment को कुछ ईज किया है गवर्नमेंट ने, जहाँ पर ऐसी इंडियन कंपनीज जो कि financial services में इन्वॉल्व नहीं है इंडिया में, वो अब डायरेक्टली अब्रॉड में इन्वेस्ट कर सकती हैं इस सेक्टर में। इट मीन्स फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में वो डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकती है, जैसे कि ब्रोकरेज में, एसेट मैनेजमेंट का जो कंपनीज हैं उनमें, क्रेडिट कार्ड कंपनीज हैं उनमें ऑटोमेटिक रूट के तहत इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। सो बैंक्स एंड इंश्योरेंस फर्म्स हैव बीन केप्ट आउट ऑफ दिस परव्यू। पहले इस तरह का प्रोविजन, इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट था वो प्रोहिबिट था। इट मीन्स ऐसी कंपनीज जिनका फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में एक्सपीरियंस नहीं था, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में ऑपरेट नहीं कर रही थी, उन्हें ब्रोकरेज, एसेट मैनेजमेंट फंड्स, क्रेडिट कार्ड जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना, अब्रॉड में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं था। सो एज पर द न्यू ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स और रेगुलेशंस, ओडीआई रेगुलेशंस, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मंडे को नोटिफाई किए हैं, उसके अकॉर्डिंग डोमेस्टिक फर्म्स इफ दे वांट दे कैन इन्वेस्ट इनटू अब्रॉड इनटू दी सेक्टर वेदर दे हैव द operations in financial services in India or not। और इस नए रूल से कुछ कंपनी जो कि इन्वेस्ट करना चाह रही तो उनके लिए अब जो रूल्स हैं वो इजी हो गए हैं, पाथ आसान हो गया। तो ऐसी कंपनी जिनका जो 3 साल से प्रॉफिटेबल हैं वो अपने प्रॉफिट का 4 टाइम्स इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में कर सकती हैं इनटू दीज सेक्टर एज पर दीज न्यू रूल्स। तो एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इसमें? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस पर्टिकुलर रूल्स की एप्लीकेबिलिटी के बाद जो इंडियन कंपनीज हैं उनके लिए सरप्लस फंड अवेलेबल होगा। दे कैन डिप्लॉय देयर surplus fund into any other countries even in financial services, भले ही वो इंडिया में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या नहीं। तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं इंडियन कंपनीज़ के लिए वो इंक्रीज़ हो गई हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्टर में इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ना हो, इंडिया में वो पोटेंशियल ना हो, बट अब्रॉड हो। बट चूँकि कंपनी का इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज में एक्सपीरियंस नहीं था तो पहले उनको अलाउ नहीं था, बट नाउ दे कैन इन्वेस्ट। और ये सेम रिलैक्सेशन गिफ्ट सिटीज़ और जो अदर इकोनॉमिक जोन्स हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उनमें भी एक्सटेंड किया गया है। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। एम्स टू ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन टू 4% विद इन 2 years। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is aiming to reduce the inflation to its medium term target, that is 4% in upcoming 2 years। तो आगे आने वाले 2 सालों का टारगेट रखा है आरबीआई ने 4% इन्फ्लेशन रेट को, इन्फ्लेशन हेयर मीन्स सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन रेट को अचीव करने का। और उसी के अकॉर्डिंग जो आरबीआई वो आगे आने वाले टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस लेगी। अपार्ट फ्रॉम इट जो मिस्टर दास है उनका ये भी कहना है कि ये जो भी डिसीजन है आरबीआई के, दैट ऑल विल बी डेटा डिपेंडेंट, डेटा ड्रिवन। कैसी इकोनॉमी रहेगी, कैसा इंटरनेशनल सिनेरियो रहेगा, उसके अकॉर्डिंग भी आरबीआई के एक्शंस जो हैं वो वेरी करेंगे। और अगर हम अभी का करंट लेवल सीपीआई बताएं तो आप सबको पता है कि 6.71% सीपीआई जो है वो जुलाई मंथ में इंडिया ने रजिस्टर किया है और 4% तक लाने की बात है। तो आप 2 years का टारगेट रखा, तो डेफिनेटली आरबीआई इज इंडिकेटिंग और मिस्टर दास इज इंडिकेटिंग कि आरबीआई जो है वो बहुत एग्रेसिव मैनर में इन्फ्लेशन कंट्रोल पर नहीं जाएगी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ भी एक कंसर्न है आरबीआई के लिए। सो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अडानी टू एक्वायर 29% इन एनडीटीवी मेक्स ओपन ऑफर फॉर 26%। अडानी ग्रुप की मीडिया आर्म ने कल अनाउंस किया है दैट इट हैड एक्सरसाइज राइट टू एक्वायर एन इनडायरेक्ट स्टेक ऑफ 29.18% इन
न्यू दिल्ली टेलीविजन, दैट इज NDTV। इसको बोलते हैं न्यू दिल्ली टेलीविजन। तो जिनको फुल फॉर्म नहीं पता था NDTV का, वो जान सकते हैं न्यू दिल्ली टेलीविजन। तो न्यू दिल्ली टेलीविजन में 29.18% का स्टेक अडानी ग्रुप लेने जा रहा है थ्रू द कन्वर्जन ऑफ लोन इनटू इक्विटी स्टेक इन प्रमोटर्स ग्रुप कंपनी, दैट इज NDTV। और 26% ओपन ऑफर किया गया है NDTV के शेयर होल्डर्स को। और अगर हम अदर इन्वेस्टर्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट सिनेरियो देखें या शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें NDTV का, तो दिस इज द शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। जो उसके प्रमोटर्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 61.45% स्टेक हेल्ड करते हैं। इसके अलावा 29.18% जो स्टेक है दैट इज held up by RRPR Holding Private Limited. Apart from it, 14.7% फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट है। बॉडी कॉर्पोरेट्स का इन्वेस्टमेंट 9.61% है। रिटेल जो इन्वेस्टमेंट है वो 12.5% है और अदर 1.67%। सो लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर चेंज विल ब्रिंग मीडिया सेक्टर into a changing pattern. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। बैंक्स मस्ट इंश्योर एलिजिबल सिटीजन गेट लोन्स सेज FM। सो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बैंक्स को डायरेक्ट करते हुए बोला है कि बैंक्स जो हैं वो एलिजिबल जो सिटीजन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जो बेनिफिशरीज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जिससे कि जो गवर्नमेंट की बहुत सारी जो क्रेडिट रिलेटेड स्कीम्स चल रही हैं उस स्कीम के तहत एलिजिबल सिटीजन्स को, बेनिफिशरीज को लेंडिंग करी जा सके, उन्हें लोन दिया जा सके। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी क्रेडिट रिलेटेड स्कीम्स ऑफर करी हैं, चलाई हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। तो बेसिकली क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिससे कि ज़्यादा के ज़्यादा इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको सपोर्ट किया जा सके। तो क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम को ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए डिफरेंट गवर्नमेंट की जो क्रेडिट रिलेटेड स्कीम्स हैं उसको इंडिविजुअल एलिजिबल बेनिफिशरीज तक पहुंचाने के लिए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंक से अर्ज करी है कि वो एलिजिबल सिटीजन्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि फोन बैंकिंग का जो ट्रेंड चला है उसके वजह से बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स हैं, एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं जो कि एक्चुअली में एलिजिबल हैं, जिनके लिए सच में क्रेडिट स्कीम्स लाई गई थी, वो लेफ्ट आउट हो गए हैं। So, as per our finance minister, Indian banks have come out of very trouble 5 to 8 years, but now it is a time for banks to increase their lending, to increase their asset formation, to increase their capitalization, and to increase their operation, to increase the financial inclusion, and ensure that every eligible citizen beneficiary will get the loan whenever they require it. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Taiwanese fab major in talks to enter India to set up plant. So Power Chip Semiconductor Manufacturing Corporation PSMC, this is the third largest fab company in Taiwan, is exploring opportunities in India. तो ताइवान की जो सबसे बड़ी, आप बोल सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ सर्च कर रही है। किस लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए, कि इंडिया में आकर के वो इन्वेस्टमेंट कर सके, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कि जिस तरीके से चिप की शॉर्टेज अभी वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में हुई है, उसके बाद से इंडियन गवर्नमेंट ने चिप मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया और इसके तहत कई सारी PLI स्कीम भी लॉन्च करी हैं। और इसी के तहत जो ताइवान की थर्ड लार्जेस्ट फैब कंपनी है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस। अभी प्रिलिमिनरी डिस्कशन चल रहा है इंडियन फर्म से फॉर पॉसिबल टाई अप, और अगर ये डिस्कशन पॉजिटिव रहता है तो ताइवान की बड़ी कंपनी, एक बिगेस्ट कंपनी इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट कर सकती है, जिसके बाद इंडिया की जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज़ पर चिप मैन्युफैक्चरिंग और चिप को लेकर के वो रिड्यूस होगी। एंड दिस इज़ द परसेंटेज ऑफ टोटल ग्लोबली फंड ड्राइव रेवेन्यू। और गवर्नमेंट की जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसको भी एग्जीक्यूशन में हेल्प मिलेगी थ्रू दिस इन्वेस्टमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, बिग टेक अंडर गवर्नमेंट पैनल लेंस फॉर एलिज्ड एंटी कॉम्पिटिशन प्ले। एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया था ऑन एंटी कॉम्पिटिशन। उस पार्लियामेंट्री पैनल ने ट्यूसडे को क्वेश्चन किया है इंडिया की जो आर्म्स हैं, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो बड़ी कंपनी जिनकी इंडियन आर्म्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा है, कुछ क्वेश्चनिंग करी, उनके टॉप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चनिंग करी है
ऑन देयर बिजनेस मॉडल कि क्या उनका बिजनेस मॉडल है और उनके बिजनेस मॉडल का छोटे छोटे जो कंपनीज हैं, छोटे जो प्लेयर्स हैं, स्मॉल प्लेयर्स हैं, एसएमईज हैं, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बेसिकली एक पार्लियामेंट्री पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एंटी कॉम्पिटिशन प्ले, जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, अमेजॉन, गूगल प्ले, नेटफ्लिक्स, इनकी जो इंडियन आर्म्स हैं, जो इंडिया में किस तरीके से बिजनेस कर रही है, उसको उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको इंक्वायर करने के लिए और अपनी रिकमेंडेशन देने के लिए। तो उसी से रिलेटेड पार्लियामेंट्री पैनल ने इन जो बड़ी बड़ी कंपनीज इनके टॉप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चनिंग करी कि व्हाट इज़ देयर बिजनेस मॉडल, हाउ दे आर ऑपरेटिंग, और उन्हें क्या लगता है कि उनके बिजनेस मॉडल से इंडिया में जो स्मॉल कंपनीज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एंड दिस पार्लियामेंट्री पैनल इज चेयर्ड बाय लोकसभा मेंबर जयंत सिन्हा, जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट कंपटीशन के सर्च किए गए हैं, जो कि इंडियन मार्केट में बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जहाँ पर ये बड़ी बड़ी ग्लोबल बिग कंपनीज अपनी इंडियन आर्म्स के थ्रू ऑपरेट कर रही हैं। क्योंकि रीसेंट टाइम में इन कंपनीज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आई हैं, चाहे वो डेटा रिलेटेड कंप्लेंट हो, चाहे वो एंटी कॉम्पिटिटिव माल प्रैक्टिसेस हों, चाहे वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो पर्टिकुलर वेंडर्स को लेकर के, चाहे वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, उस सब को लेकर के। एंड दैट इज़ वाई ये एक पार्लियामेंट्री पैनल स्टैब्लिश किया गया था और इस पार्लियामेंट्री पैनल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस है बड़ी टेक कंपनी, बिग टेक कंपनीज यूज़ कर रही हैं, इसको एक्सप्लोर किया जाए और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ रहा है, ये एनालाइज किया जाए। इससे पहले फूड स्टार्टअप्स जो हैं, जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ई कॉमर्स प्लेयर फ्लिपकार्ट, कैब एग्रीगेटर ओला, होटल होटल एग्रीगेटर ओयो, इन सब पर भी डिस्कशन हो चुके हैं इस पैनल में। सो लेट अस सी इसका रिकमेंडेशन आगे क्या आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इन्फ्लेशन रेट्स में हिट $114 बिलियन फॉर्म्स डेट एसएनपी। सो एसएनपी ने एक एनालिसिस करी है और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो इन्फ्लेशन रेट जिस समय चल रहा है, जो कुछ टाइम से कपल ऑफ मंथ से देखने को मिल रहा है, इस इन्फ्लेशन की वजह से कुछ कंपनीज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्रेडिट प्रोफाइल कंपनीज का इम्पैक्ट किया है और एस&पी के अकॉर्डिंग क्रेडिट प्रोफाइल को डिटेरिएट अप टू 114 बिलियन डॉलर ऑफ डेट इन द बुक्स ऑफ इंडियन कंपनीज ट्रैकिंग राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। तो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से जो इंडियन कंपनीज हैं उनका क्रेडिट प्रोफाइल डिटोरिएट हो रहा है और ये फर्दर डिटोरिएट हो सकता है अप टू $114 बिलियन एज S&P। So this is the graph that has been projected by S&P। लेकिन एस&पी ने यह भी कहा है कि जो क्रेडिट प्रोफाइल डिटोरिएट हो रहा है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हमें के केस में हमें नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में हमें कंपनीज डिफ़ॉल्ट दिखें अपने क्रेडिट प्रोफाइल पर, बट येस इट विल लीड टू द स्ट्रेस सिनेरियो कि कंपनीज के पास जो बफर अवेलेबल था और जो इकॉनमी में जो बफर अवेलेबल था वो अब सोक डाउन हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट जो इकॉनमी में हमें देखने को तो मिलेगा, बट डिफ़ॉल्ट के केसेस बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे एज पर दिस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। तो ये तो ग्राफ है जो है वो प्रिडिक्ट किया है एस&पी ने, एंड दिस इज द सेक्टर वाइज इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट। तो रिन्यूएबल एनर्जी, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, तो एस&पी के अकॉर्डिंग हो सकता है बहुत सारे जो टारगेट्स सेट किए हैं गवर्नमेंट ने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के लिए वो अचीव ना हो पाए बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन एंड सोकिंग फॉरेन exchange. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.